नमस्कार। रात के 8 बज गए हैं और भारतीय राजनीति के सबसे अहम प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश से एक ऐसी कहानी निकलकर सामने आई है जिसमें आवाज तो कम है लेकिन संदेश बहुत तेज है। कभी कभी इतिहास मंच से नहीं बनता, नारे से नहीं बनता, रैली से नहीं बनता, इतिहास से बनता है। बंद दरवाजों के पीछे बैठी रणनीति से बनता है। लखनऊ, निराला नगर, सरस्वती कुंज सिर्फ एक इमारत नहीं, आज ये सत्ता की शतरंज का बोर्ड बन गया है। राजनीति में कभी कभी सबसे बड़ी खबर भाषाओं से नहीं बल्कि खामोशियों से निकलती है। एक तरफ सरकार का चेहरा योगी आदित्यनाथ, दूसरी तरफ विचार का केंद्र यानी मोहन भागवत। करीब 40 मिनट तक न कोई कॉन्फ्रेंस न कोई बयान, लेकिन बाहर आते ही सियासत में बयानबाजी की आंधी। विपक्ष कहता है खेल अभी बाकी है, लेकिन संघ और सरकार की ये डबल इंजन वाली जुगलबंदी बता रही है कि खेल तो शुरू हो चुका है। एक तरफ वो हैं जो जाति को गिन रहे हैं, दूसरी तरफ वो हैं जो हिंदू को चुन रहे हैं। एक तरफ सोशल इंजीनियरिंग का गणित है तो दूसरी तरफ हिंदुत्व का वो समंदर जिसमें विपक्ष की कश्तियां डगमगा रही हैं। क्योंकि चुनाव सिर्फ वोट से नहीं जीते जाते, चुनाव जीते जाते हैं नैरेटिव से। और इस बार लड़ाई सीटों की कम, समाज की ज्यादा लग रही है। एक तरफ पहचान की राजनीति, दूसरी तरफ एक पहचान की राजनीति, एक तरफ पीडीए का समीकरण, दूसरी तरफ हिंदुत्व का विस्तार। अब सवाल यह है कि क्या 40 मिनट की यह मुलाकात अगले 5 साल की सियासत की नींव है? क्या यह मुलाकात विपक्ष के लिए चेकमेट का अल्टीमेटम है? आज की बहस किसी एक बैठक पर नहीं, आज की बहस उस दिशा पर है जिसमें प्रदेश की राजनीति अगले 2 साल चलने वाली है। तो आइए खोलते हैं रणनीति की परतें, समझते हैं संकेत और पढ़ते हैं सियासत की चाल। शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी बहस, 27 की बिसात, मुलाकात खास। तो इस बड़ी बहस के कुछ बड़े सवाल भी होंगे, वो हम आपको यहां टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यूपी में चुनाव, संघ वाला दाव। योगी हिंदुत्व की धुरी यूपी के लिए जरूरी। अवैध घुसपैठ और घर वापसी पर क्या हुई चर्चा? घुसपैठ धर्मांतरण पर बात, होगा बड़ा प्रहार। संगठन और सरकार के बीच कैसा होगा तालमेल? तो ये बड़े सवाल भी हैं जो इस वक्त हम आपको यहां टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और आज की चर्चा भी इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द होगी और हम इस समझेंगे इस 40 मिनट की मुलाकात के पीछे की रणनीति। क्योंकि मुलाकात होने के बाद लगातार जो सवाल उठ रहे हैं, जो हलचल मच रही है, जो तूफान इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासी गलियारों में नजर आ रहा है, वो बहुत कुछ कह रहा है। और ये खामोशी बहुत कुछ कह रही है। कहते हैं ना, तूफान के आने से पहले हर तरफ खामोशी छा जाती है, तो वही खामोशी इस वक्त भी नजर आ रही है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ तो दूसरी तरफ विचारों का केंद्र कहे जाने वाले मोहन भागवत। दोनों के बीच की यह मुलाकात काफी बड़े सवाल विपक्ष के लिए छोड़ रही है। संगठन और सरकार के बीच कैसा होगा तालमेल, यह भी एक बड़ा सवाल है यहां पर। तो मेहमानों का एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा जिनसे हम ये पूरे 40 मिनट को इस पूरे 1 घंटे के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस 40 मिनट के मायने कितने हैं, कितने मतलब इस पूरे 40 मिनट के हम निकाले कि आखिर इस मुलाकात में ऐसा क्या हुआ होगा, क्या बातें हुई होंगी दोनों ही लीडर्स के बीच। तो क्या ये 40 मिनट आगे की 5 साल की राजनीति की दिशा तय करेंगे? क्या विपक्ष को चेक मिल चुका है और मेट बाकी है? यह भी बड़ा सवाल है। सवाल भी होंगे और इस पूरे 40 मिनट को हम समझेंगे भी हमारे खास मेहमानों के जरिए। और हम उनसे जानेंगे कि आखिर इस बैठक के कितने मायने निकाले जाएं। तो
तो किन मुद्दों पर बात हुई, हालांकि ये भी अभी सवाल ही है, तो हम आपको यहाँ पर उन सवालों के जवाब भी दे रहे हैं और वो सवाल भी हम आपको बता रहे हैं। संगठन सरकार के बीच तालमेल को लेकर बात हुई होगी, घर वापसी पर चर्चा हुई होगी, एसआईआर पर चर्चा, हिंदुत्व का एजेंडा, 2027 के चुनाव के लिए रोड मैप, क्योंकि 2027 के चुनाव में भी लंबा वक्त नहीं बचा है, अवैध घुसपैठ और घर वापसी, यह सबसे मुख्य मुद्दा हो सकता है, क्योंकि अभी कल ही मोहन भागवत की तरफ से अवैध घुसपैठ और घर वापसी को लेकर एक बयान दिया गया था, जिसके बाद से ही लगातार उत्तर प्रदेश की जो राजनीति, खासतौर पर अगर हम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो वो राजनीति इस वक्त 360 घूम गई थी। मोहन भागवत की तरफ से इस विषय पर यह बयान दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि यह सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात नहीं थी, ये 2027 की बिसात की पहली चाल थी। क्या चर्चा हुई होगी? अवैध घुसपैठ, धर्मांतरण, घर वापसी, संगठन और सरकार का तालमेल, 2027 का रोड मैप। सवाल यह नहीं है कि क्या ये 40 मिनट अगले 5 साल की राजनीति की दिशा तय करेंगे। सवाल यह है कि आखिर जो विपक्ष की पीडीए की जो गणित है, विपक्ष जो अपनी पीडीए वाली गणित बिठा रहा है, क्या उस पर हिंदुत्व की ये धार चलने वाली है? और चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधे रुख करते हैं लखनऊ का, जहां से हमारी सहयोगी वर्षा शाही हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। उनसे सीधे सवाल करते हैं इस पूरे विषय को लेकर। वर्षा, इस मुलाकात के बाद सियासी गलियारों से किस तरह की संकेत और किस तरह की सुगबुगाहट इस वक्त आपको नजर आ रही है? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत की मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में सबसे ज्यादा हलचल मची हुई है, क्योंकि ये साफ हो चुका है कि 2027 की रणनीति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोहन भागवत के साथ मिलकर तय कर ली है कि आखिर किस तरीके से आने वाले 2027 की रणनीति रखी जा सकती है, किस तरीके से पूरा संघ मिलकर उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बना सकता है और कितनी तरीके से इस बार जो रणनीति होगी वो कितना बेहतर साबित हो सकती है। इस बार की रणनीति को लेकर जहां 40 मिनट डिस्कशन हुई, निराला नगर जो एक भाजपा कार्यालय है, क्षेत्रीय कार्यालय है, उसके अंदर लगभग 40 मिनट तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत बैठे रहे, उनके बीच में बातचीत रही और ये बातचीत राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा हलचल का विषय बन गई, क्योंकि अक्सर ये माना जाता है कि जब संघ बीजेपी के साथ आता है तो एक अलग सी रणनीति रखता है और चुनाव में एक अलग सा दमखम देखने को मिलता है, क्योंकि संघ की राजनीति के बारे में एक चीज साफ है कि वो पन्ना प्रमुख की राजनीति करता है, वो बूथ स्तर की राजनीति करता है, वो एक एक कार्यकर्ताओं को जोड़ने के बारे में जानता है और हमेशा से जब भी किसी भी राज्य में अगर बीजेपी चुनाव लड़ रही है तो जाहिर सी बात है संघ का होना वहां पर लाजमी है। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस तरीके से संघ साथ रहता है उसमें बहुत खास चीजें देखने को मिलती है। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत ने बातचीत की, वहीं बहुत सारी चीजें सामने निकल कर आई कि आखिर जो संघ के 2 लाख कार्यकर्ता हैं वो किस तरीके से इस बार क्षेत्र में उतरेंगे, किस तरीके से एक एक बूथ को कवर करेंगे। बीजेपी के कार्यकर्ता अलग, संघ के कार्यकर्ता अलग, तो सोचिए कितनी बड़ी रणनीति रखी जा रही है कि 27 का चुनाव है, 27 की चुनाव की रणनीति 26 की तैयारी में देखने को मिलेगा, क्योंकि अब जिस तरीके से 27 नजदीक आने वाला है, एक साल का समय बहुत नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल वर्षा, वही चर्चा हम कर रहे थे। बड़ा राज्य जिसमें इस तरीके से बिल्कुल हम वही चर्चा कर रहे थे कि अब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी ज्यादा वक्त नहीं है, देखते देखते ये 1 साल भी निकल जाएगा। तो क्या ये 40 मिनट उस 5 साल की स्ट्रेटेजी, उस 5 साल की रणनीति को यहां पर सटीक साबित करता हुआ नजर आ रहा है, तय करता हुआ नजर आ रहा है? ये भी एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल जुड़ गया है, एक एक करके पहले सबका परिचय करवा देते हैं। गौरव मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है बीजेपी पार्टी से। गौरव जी बहुत स्वागत आपका। विनय सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से। विनय जी आपका भी बहुत स्वागत। एचएन उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी से। उपाध्याय साहब आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुनील कौशिक जी जुड़ गए हैं। कौशिक साहब आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुनील कौशिक जी, ये सवाल मैं आपसे ही समझना चाहूंगी, इस पूरे 40 मिनट की मीटिंग को मैं आपके जरिए समझना चाहूंगी। क्या ये 40 मिनट की बैठक 2027 के नैरेटिव को सेट करने की शुरुआत है, आगे आने वाले 5 साल के विजन को तय करने की एक शुरुआत है? देखिए, जब मोहन भागवत जी उत्तर प्रदेश में आते हैं या पूर्वांचल का दौरा करते हैं तो हर बार उनकी मुख्यमंत्री से मुलाकात होती ही है। ऐसा नहीं पहली बार मुलाकात हो रही है।
और जब इतने समय तक मुलाकात होती है तो निश्चित तौर से राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा शुरू हो जाती है। 35 मिनट तक क्या मुलाकात हुई, कौन सा ब्लूप्रिंट तैयार किया गया, उसके बाद दोनों उप मुख्यमंत्रियों से मुलाकात होती है, तो निश्चित तौर से ये कह सकते हैं कि जो आजकल देश में यूजीसी को लेकर के माहौल चल रहा हो जी। या शंकराचार्य प्रकरण से जो हिंदुत्व की बात करने वाले आहत हुए हों, जरूर उस पर चर्चा हुई होगी। जी। और ये कह सकते हैं कि यह बहुत अधिक दिनों तक शंकराचार्य प्रकरण रहा तो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ग्रामीण परिवेश के जो लोग होते हैं आस्था में और भारतीय संस्कृति में जी। बहुत अधिक भरोसा रखते हैं। जहाँ भक्त और शिष्य और गुरु की परंपरा होती है, निश्चित तौर से उनके दिलो दिमाग में होता है। ये भी चर्चा खेत खलिहाने में हो रही है कि जो हिंदुत्व की पार्टी, हिंदुत्व की बात कहने वाली, हिंदुत्व के मुद्दों को अग्रणी भूमिका में उठाने वाली पार्टी, आज क्या हो गया है कि हिंदुत्व के जो पुरोधा हैं या हिंदुत्व की अलग दिखाने वाले जो उनका ससम्मान करते हैं, आखिर में उनका असम्मान क्यों हो रहा है। उसी प्रदेश में जहां कावड़ यात्राओं पर फूल बरसाए जाते रहे हों, जहां कावड़ यात्रियों के ब्यूरोक्रेट्स के साथ बड़े नेता पैर दबाते देखे गए हों, फूल की वर्षा करते देखे गए हों, खाना खिलाते देखे गए हों, उस प्रदेश में शंकराचार्य जी की बेइज्जती क्यों। ये स्वयं ऐसे अहम मुद्दे हैं जो आजकल हम लोग देख रहे हैं कि गली गलियारे में इस बात की चर्चा बनी हुई है और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को, बड़े नेतृत्व को इसकी सुगबुगाहट है। निश्चित तौर से वो उस पर मंथन कर रहे होंगे कि इसकी भरपाई कैसे की जा सके। समय रहते हुए यदि इसको न रोका गया और एक जन भावना के रूप में ये बात उभर के बाहर आई तो निश्चित तौर से 2027 के विधानसभा चुनाव में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। तो ये जरूर मुद्दे रहे होंगे और वही है कि आपने देखा कि पाठक जी ने तमाम शिष्यों को बुला करके, ब्राह्मण बच्चों को बुला करके उनका सम्मान किया है, खेद व्यक्त भी किया है। लेकिन उसके बाद कई तमाम ऐसे लोगों से मेरी चर्चा हुई, उन्होंने कि खेद व्यक्त करना, बच्चों के साथ खाना खाना, बच्चों का सम्मान करना और शंकराचार्य का सम्मान करना, दोनों में अंतर है। यदि ब्रजेश पाठक जी मानते हैं कि शंकराचार्य के साथ दुर्व्यवहार हुआ है तो निश्चित तौर से दुर्व्यवहार किया किसने, वो अधिकारी कौन है, उनको चिन्हित क्यों नहीं किया गया और सम्मान तरीके से उनके साथ सरकार का कोई वरिष्ठ मंत्री या उप मुख्यमंत्री उनके पास क्यों नहीं गया। या तो वही समाजवादी पार्टी ने किया या वही कांग्रेस की सरकार रहते हुए इंदिरा गांधी जी की सरकार ने संतों के साथ किया, या तो वही पर पार्टी चलाते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी करने लगेगी, तो सब पार्टियों से अंतर फिर किस बात का रहा। बिल्कुल, इस बात की चर्चा जनमानस में है और कहीं ना और कहीं यही चीजें हैं, एक हार्डकोर हिंदुत्व वाली जो राजनीति है, यही एक चीजें हैं जो बीजेपी को बाकी पार्टियों से अलग करती है। मैं आऊंगी आपके पास गौरव मिश्रा जी। गौरव मिश्रा जी, कल ही भागवत की तरफ से बयान दिया जाता है घर वापसी को लेकर, यूजीसी के विषय को लेकर, धर्म परिवर्तन के विषय को लेकर वो बयान देते हैं और आज सीएम योगी आदित्यनाथ उनसे मिलने के लिए पहुंचते हैं। और अभी जैसा कि सुनील कौशिक जी भी कह रहे थे कि एक वर्ग अभी भी ऐसा है जो धर्म और आस्था से बहुत करीब से जुड़ा हुआ है, बहुत क्लोजर वो है, और वहां पर अगर इस तरह की कोई लापरवाही बीजेपी से अगर हो जाती है शंकराचार्य के विषय को लेकर, तो फिर इसका खामियाजा कहीं ना कहीं तो बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। क्या ये चीजें डिस्कस हो रही थी मोहन भागवत जी से, या किस तरह से आगे की रणनीति सेट की जा रही है? देखिए, वस्तुतः उत्तर प्रदेश का जो समाज है और पूरे देश का जो समाज है, सनातन समाज है, वो धर्म से मूलतः जुड़ा हुआ है और धर्म को नुकसान पहुंचाने वाले वो सारे विषय जिससे धर्म कमजोर होता है तो स्वाभाविक है समाज कमजोर होता है। और उस समाज के विज्ञानी के रूप में संघ कार्य करता है और जीवन के सभी प्रकोष्ठ में, सभी क्षेत्र में संघ का अपना एक हस्ताक्षर है, उसके अनुषंगिक संगठन है, सभी क्षेत्रों में काम करते हैं। तो स्वाभाविक है कि जो रियल टाइम पल्स होता है, लोगों की जो नब्ज होती है, वो संघ भली भांति समझता है, जानता है और कहीं ना कहीं कोर्स ऑफ करेक्शन करने का प्रयास भी समय समय पर संघ करता है, या आप कह सकते हैं कि भाजपा को मार्गदर्शन देने का कार्य संघ करता है। और जैसा कौशिक जी ने बताया कि आदरणीय मोहन भागवत जी का ये मुलाकात कोई ऐसा नहीं है कि
पहली बार हो रही है या बहुत लंबे समय के बाद हो रही है, जब भी वो आते हैं उनसे मुलाकात होती रहती है। लेकिन प्रासंगिक इसको बनाने का, मीडिया में सनसनी फैलाने का इसलिए कार्य किया जा रहा है क्योंकि शंकराचार्य का मुद्दा उठाना है, ब्राह्मण नाराज है, सवर्ण नाराज है, उसका मुद्दा उठाना है, समाजवादी पार्टी के पीडीए से भारतीय जनता पार्टी का काट क्या होगा उसका मुद्दा उठाना है। तो मुझे लगता है कि इन सब का जवाब मिल जाएगा। दोनों ही शिखर पुरुष हैं। एक अगर हिमालय है हिंदुत्व का, तो दूसरा जो है हिमालय से निकलने वाली वो गंगा है जो गंगा सागर तक पहुंचती है। तो मुझे लगता है वो सारे विषय चर्चा में आए होंगे और उस पर कैसे आगे बढ़ना है उस पर भी रणनीति बनी होगी। और स्वाभाविक है 40 मिनट की बातचीत है तो उसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक सभी विषयों पर चर्चा हुई होगी। और जो कंटेम्परेरी विषय जो चल रहे हैं, जो वर्तमान में विषय चल रहे हैं, उन सब पर चर्चा हुई होगी। मुझे लगता है उस पर स्पष्टीकरण सभी विषयों पर आ ही गया है। जहां तक यूजीसी का मामला है वो माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित है और उच्चतम न्यायालय से जो फैसला आएगा वो सभी को स्वीकार्य होगा। हाँ, एक बात पे मैं जरूर कह सकता हूं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या संघ हो या इस देश को चाहने वाला कोई भी राष्ट्रवादी व्यक्ति हो, वो कभी भी भारतीय समाज में विभाजन नहीं चाहेगा। किसी भी ऐसे नियम या कानून से विभाजन नहीं चाहेगा। उस विभाजन के सारे उभरते हुए कांटों को निकालने का ही प्रयास करेगा। और मुझे लगता है उसी दिशा में ये कार्यक्रम, ये मुलाकात भी हुई होगी। ठीक है गौरव जी, मैं लौटूंगा आपके पास। उसका परिणाम भी ठीक सामने है, आएगा। ठीक है। अब सवाल यहाँ पर विनय सिंह जी से। विनय सिंह जी, ये जो मुलाकात है, ये क्या ये विपक्ष के लिए एक संकेत नहीं है कि बीजेपी अपने एक लंबे विजन के साथ मैदान में उतर चुकी है? ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है तो विचार विमर्श, बैठक, मंत्रणा करना स्वाभाविक है। जिसको अंदर डर होता है वो करता है। लेकिन हम तो जनता के साथ जो है, जनता के बीच में, अभी हमारे गौरव जी कह रहे थे यूजीसी और तमाम शंकराचार्य और सब मामलों पे बातें कर रहे थे। तो सबने देखा, ऐसा है नहीं किसी ने देखा नहीं है कि धर्म के ऊपर कैसे प्रहार किया गया। शंकराचार्य का मतलब क्या होता है ये सब लोग जानते हैं। और शंकराचार्य को किस तरीके से बेइज्जत किया गया। बटकों की शिखा जो होती है बड़े तपोबल के बाद रखी जाती है। चोटी और शिखा में दोनों में अंतर होता है। चोटी एक जो है बालू का गुच्छा होता है और शिखा जो है बड़े तपोबल के बाद धारण किया जाता है। उस तपोबल पर प्रहार भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से किया छोटे छोटे बटकों के ऊपर, वह काफी निंदनीय है। अभी हमारे कौशिक जी कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी के समय में, तो हाँ, समाजवादी पार्टी के समय में ऐसी घटना हुई थी और हम लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए हमने अगर किया था तो शंकराचार्य और जो भी ऐसे लोग थे, धर्माचार्य थे, उनसे हम लोगों ने क्षमा याचना भी कर ली थी। और क्षमा याचना हमारे धर्माचार्यों ने उसको स्वीकार भी किया। और रही बात दूसरी की यूजीसी की बात कर रहे थे, तो यूजीसी जो वर्गों को बांटने की बात कर रहे हैं, ये हमने तो पहले भी क्या कहा है कि कोई निर्दोष, एक भी निर्दोष है कोई भी, फंसना नहीं चाहिए और किसी के हक और अधिकार को लेकर के उसके साथ अन्याय भी नहीं होना चाहिए। अगर किसी का हक और अधिकार है तो उसे उसको मिलना चाहिए, उसके साथ न्याय नहीं होना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी छलने का प्रयास कर रही है, वो समय समाप्त हो चुका है। पीडीए अब जाग चुका है। पीडीए का मतलब केवल 3 समाज को मत जानिए। पीडीए का मतलब है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, शोषित, वंचित, इस सरकार से जितने लोग पीड़ित हैं, परेशान हैं। समाजवादी पार्टी के पास तो पीडीए का एक नैरेटिव है। पीडीए एक मजबूत कड़ी इस वक्त समाजवादी पार्टी के पास है, लेकिन मुद्दा अब यहाँ पर यह है कि कांग्रेस के पास क्या है। समाजवादी पार्टी तो पीडीए के साथ मैदान में उतर रही है, बीजेपी अपने तमाम विचारों को लेकर, अपनी तमाम योजनाओं को लेकर मैदान में उतर रही है। एचएन उपाध्याय जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि अब कांग्रेस कैसे खुद को मजबूत कर रही है। ठीक है, आप साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, ये आपका फैसला है, लेकिन कहीं ना कहीं एक सोलो परफॉर्मेंस भी तो होनी चाहिए ना कांग्रेस की। देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश, क्या तो पूरे देश के संदर्भ में कमजोरों के साथ खड़ी रहती है। पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, आदिवासी हो, सामान्य वर्ग हो, जो पीड़ित है, सबकी आवाज उठाते हैं हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी। जहां तक आप उत्तर प्रदेश की बात कर रही है, या हमारे वो कह रहे थे गौरव जी कि भारतीय समाज को बांटने वालों को नहीं हम
सम्मान देते हैं, नहीं मान देते हैं, नहीं बांटना चाहिए। ये तो जब से आया भारतीय समाज को बांट कर ही सत्ता प्राप्त करने का कुछ चक्र किए हैं। धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, अब जात के आधार पर बांट रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश में इस समय क्या मामला चल रहा है? शंकराचार्य जी, आदरणीय जो भगवान कहते हैं इनके उप मुख्यमंत्री, कोई कुछ कहता है, जिस तरह से उनको अपमानित किया गया, इससे ही पता चल गया कि ये चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे सिख, किसी का सम्मान करना नहीं चाहते हैं। ये तथाकथित रूप से हिंदू धर्म जो संरक्षक बनते हैं, ये पोल खुल गई है। ये सभी धर्मों का अपमान करते हैं, इनके डीएनए में है। और हमारे मुख्यमंत्री जी को जो पूरे डीएनए में है, पूरे जीवन भर जो ब्राह्मण विरोध की राजनीति उन्होंने की, मठ के संरक्षक के रूप में पूर्वांचल में, वो उनके साथ साथ प्रशासनिक स्तर पर देखा जाता है। आप बताइए शंकराचार्य जी का क्या गलती है? शंकराचार्य जी समय समय पर इनकी कमियों को बताते रहते हैं, इनकी असफलताओं को बताते रहते हैं। आप गो रक्षा का अभियान चलाते हैं और गो रक्षा के लिए क्या काम किया तो उन्होंने क्या बुरा कहते हैं। आप जो है भगवान राम मंदिर की जो है पूर्ण न होने के पहले ही प्रतिष्ठा करा दिए, उसका विरोध किया उन्होंने, तो उस पर उनकी क्या गलती है? वो तो धर्मशास्त्री बात कहते रहते हैं ना, तो उसी चीज का विरोध है। आप बताइए उसमें कुंभ मेले में इतनी मौतें हुई, उस पर उन्होंने प्रश्न उठाया, इसलिए ये मुख्यमंत्री जी उनसे नाराज रहते हैं और उनको डंडे के बल पर उनको शिष्यों को घसीटवा कर जो है उनको अपमानित करने का काम करते हैं। आप बताइए ब्रजेश पाठक जी सरकार में है, कहते हैं उनको भी दंड मिलेगा। अरे दंड देने का काम तो आप करते हैं। आपकी सरकार ने क्या किया? जो छोटे छोटे बच्चों की जो है छोटियां खींची गई, अब ये कह रहे हैं भगवान दंड देंगे उनको। आप समझ लीजिए। अजय जी, वो तो राहुल गांधी से भी उनका धर्म पूछ लेते हैं। वो तो राहुल गांधी जी से भी पूछ लेते हैं कि राहुल गांधी किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं। कभी वो खुद को कश्मीरी पंडित कहते हैं, कभी वो खुद को पारसी कहते हैं, कभी वो खुद को ब्राह्मण कहते हैं। तो वो तो अभी मुक्तेश्वरानंद जी की तरफ से तो कितनी बार राहुल गांधी से उनका जाति, उनके धर्म पूछ लिया गया है। फिर ये नाराजगी तो कांग्रेस की भी होनी चाहिए। थोड़ी अच्छे है राहुल गांधी जी, कभी उनको कुचक के थोड़ी चलते हैं। राहुल गांधी जी कभी बटुकों को चुटिया खींचने का समर्थन थोड़ी करते हैं। ये देश है, विचारधारा है, अपनी कैसे रखता है आदमी। आप बताइए आदमी एक ने उनको राहुल गांधी जी और 25-60 लोग गोली मारने की बात करता है, तो बताइए समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं कि जोड़ने का काम? जोड़ने का काम तो आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन के लोग कर रहे हैं। ये तो शुरू से ही तोड़ने की बात करते हैं, तोड़ कर ही राजनीति करते हैं। आप देखिए एक धार्मिक प्रमुख है वो मदनी जी क्या कहे हैं कि 20 करोड़ मुस्लिम 6 करोड़ ईसाइयों क्या आप हिंदू बनाएंगे क्या? है ये संभव नहीं है। ये अब उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहा है तो घुसपैठिए का मुद्दा होगा, तो धर्म का मुद्दा होगा, यही है इनका। और इस समय कमजोर पड़े हुए हैं, चाहे शंकराचार्य का मामला हो। ठीक है, इसका मतलब राहुल गांधी जी, ठीक है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, कुछ ही दिनों में है, तो क्या ये माना जाए कि फिर राहुल गांधी जी की जो एक्टिवनेस है वो हमें नजर आएगी ऑन ग्राउंड? बिहार की तरह तो नहीं कि बिहार में आए और कब वहां से गायब हो गए किसी को पता नहीं चला। नहीं, देखिए राहुल गांधी जी हमेशा एक्टिव है। आप बताइए संसद उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। संसद में जब वो बोलते हैं तो प्रधानमंत्री जी वहां से भाग खड़े होते हैं। जिस तरह से एफ-16 फाइल का मामला हो, अडानी का मामला हो, जो अमेरिका में मुकदमे चलने की बात हो रही है, इन सबसे ध्यान हटाने के लिए जिस तरह से एफ-16 फाइल में इनके मंत्री और तमाम लोगों का नाम आ रहा है, ये सब काम हो रहा है। अब उत्तर प्रदेश के डैमेज कंट्रोल में लगे हुए हैं। अब मोहन भागवत जी आए हैं जो खुद समाज को बांटने का हमेशा काम किया है। 70 साल से आरएसएस के समाज को बांटने मैं आऊंगी आपके पास। ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास। वर्षा हमारी सहयोगी, एक बार उनका मैं रुक कर लेती हूँ। वर्षा, देखिए लगातार अब इस तरह की जो बयानबाजी है, अभी आपने पक्ष को भी सुना, आपने विपक्ष को भी सुना, लगातार इस तरह की चीजें अब सुनने को मिल रही हैं। हालांकि अभी तक ये बिल्कुल क्लियर नहीं हो पाया है कि किन किन विषय को लेकर किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है, लेकिन वही है कि बयानबाजियों का जो बाजार है वो गर्म हो चुका है, सज चुका है। अब आपको क्या लग रहा है इस मुलाकात के बाद ग्राउंड पर जो माइक्रो प्लानिंग है बीजेपी की, वो शुरू हो गई है यूपी के संदर्भ में? देखिए, अगर यूपी के संदर्भ में देखा तो ये माइक्रो प्लानिंग आज से नहीं, काफी समय पहले से भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि ये मुलाकात, ये पहली मुलाकात तो नहीं है, इससे पहले भी कई मुलाकातें हो चुकी हैं, इसके बाद भी कई मुलाकातें होंगी। तो ये माना जा रहा है कि आखिर उस 40 मिनट में क्या क्या डिस्कस हुआ, किस तरीके से क्या क्या निकल कर सामने आया, और जिस तरीके से अब बयानबाजियां
और जिस तरीके से अब चीजें सामने निकल कर आ रही है, ये मुद्दे साफ तरीके से रखे जरूर गए हैं, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में जहां एक तरफ शंकराचार्य का विवाद सबसे ज्यादा उठा हुआ उत्तर प्रदेश में नजर आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ आज जब ब्रजेश पाठक ने बटुक साधु संतों के सम्मान किए तो वो विवाद भी उठा। लेकिन उस 40 मिनट में सबसे ज्यादा विषय पर जो लोग मान रहे हैं वो चर्चा इस बात की मान रहे हैं कि इस बार किस तरीके की रणनीति रखी जा सकती है और किस तरीके से जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत का जो संबंध है वो कितना ज्यादा प्रचंड है और किस तरीके से प्रचंड रूप में उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा, किस तरीके से पूरा संघ उतरेगा इस बार के उत्तर प्रदेश के चुनाव में। तो राजनीतिक गलियारों में उत्तर प्रदेश में आने वाले 2027 के चुनाव की रणनीति सबसे ज्यादा देखी जा रही है। हर पार्टी के पास अपना अपना मुद्दा है, लेकिन बीजेपी अपने मुद्दे के ना होने के बावजूद भी अपने संघ के साथ जब काम करती हुई नजर आती है तो शायद लोग देखते हैं कि आखिर क्या क्या चीजें निकल कर सामने आ रही है, क्योंकि ग्राउंड लेवल से काम करना संघ एक एक जगह पर अपने सारे लोगों को इस तरीके से लगा देता है कि शायद लोग मानते हैं कि संघ का काम अलग तरीके से नजर आता है। लेकिन इस राजनीतिक गलियारों में इस 40 मिनट पर जो डिस्कशन हो रहा है उसमें बहुत सारी चीजें अभी सामने निकल कर सामने आएगी, क्योंकि अभी ये पहली मुलाकात और इसके बाद जो आने वाली मुलाकात मोहन भागवत से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की होगी वो केवल 2027 की रणनीति कैसे रखी जा सकती है ये सबसे विशेष है। और उसके साथ साथ जितनी मुलाकात होती है तो ताजे जो मुद्दे होते हैं उस पर जरूर थोड़ी बहुत बातचीत होती है, चाहे वो जितनी बार भी मुख्यमंत्री से मिले हो, जब भी मिले हो, तो उस समय का जो ताजा मुद्दा उत्तर प्रदेश का रहता है उस पर जरूर डिस्कस किया जाता है। लेकिन मेन लक्ष्य तो हमेशा चुनाव का होता है, मेन लक्ष्य हमेशा यही होता है कि आखिर जो आने वाले चुनाव हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य और जिस तरीके से इतनी सारी विधानसभा सीटें और क्योंकि अगर लोकसभा चुनाव को देखा जा तो शायद जो चीजें कमी पड़ गई थी उसको पूरा करने की कोशिश इस बार की जाएगी, क्योंकि ये माना जा रहा था कि संघ के हाथ ना लगाने की वजह से कुछ कमियां रह गई लोकसभा चुनाव में। अब 27 में संघ के साथ आने की वजह से वो कमियां पूर्ण की जाएंगी। तो ये राजनीतिक गलियारों में हलचल लोकसभा चुनाव से एक लगातार ये देखा जा रहा है कि आखिर किस तरीके से ये कमियां दूर की जा सकती है और एक वृहद मुद्दा सामने लाकर रखा जा सकता है। मुद्दा ऐसा कि जिससे उत्तर प्रदेश में फिर से एक बार बीजेपी सरकार आ सके और फिर से एक बार अब बीजेपी को लाने की जो तैयारी है वो पूरी तरीके से मोहन भागवत ने अपने कंधों पर जिम्मेदारी ले रखी है और लेने के साथ साथ अपने कार्यकर्ताओं को एकत्रित कर रहे हैं। और ये साफ माना जा रहा है कि 2027 के चुनाव में एक तगड़ी रणनीति रखी जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ विपक्ष किस तरीके से तैयारी कर रहा है, विपक्ष के क्या मुद्दे हैं, विपक्ष किस तरीके से उत्तर प्रदेश में इस चुनाव को देखता है, इस पर भी सबसे ज्यादा फोकस किया जी। एक सवाल अब यहाँ पर सुनील जी से मैं समझना चाहूंगी। सुनील जी, आपने अभी गौरव जी को भी सुना, विनय जी को भी सुना और आपने अभी उपाध्याय जी को भी सुना। वो लगातार कह रहे हैं कि ठीक है बीजेपी तो बांटने वाली राजनीति कर रही है, लेकिन कांग्रेस तो लगातार चाहे पिछड़े हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, सबको साथ लेकर चल रही है। लेकिन अब आपको क्या लग रहा है कि इस मुलाकात के बाद संगठन और सरकार अब एक सुर में है, 2027 का जो एक लक्ष्य है वो अब एक साथ साधने की कोशिश में है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि सरकार और संगठन एक साथ काम कर रहा है। और एक साथ काम कर रहा होता तो मुख्यमंत्री जी ने जो विधानसभा में कहा उसके विपरीत दोनों मुख्यमंत्री के बयान नहीं आते। निश्चित तौर से जो मुख्यमंत्री ने अपना कड़ा रुख अपनाया उसके बाद ब्रजेश पाठक जी हों या मौर्य जी हों, उनके निश्चित तौर से शंकराचार्य जी के सम्मान में बयान आए हैं। तो ये मैं मान नहीं सकता कि सरकार में सब कुछ एक जैसा चल रहा है। यदि एक जैसा चल रहा होता तो समानांतर बयान आए होते। पाठक जी ने जो कहा मैं उससे भी सहमत नहीं हूँ। सरकार आपकी है, दंडित कौन करेगा? दंडित आप करेंगे। यदि आप उन ब्यूरोक्रेट्स में जो बैठे हुए लोग हैं या जिन लोगों ने असम्मानित व्यवहार वहां किया, यदि उनको आप दंडित नहीं कर सकते हैं तो आपको उप मुख्यमंत्री के पद पर रहने का कोई हक नहीं है। यदि आपने उप मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए सिर्फ ये कह रहे हैं भगवान दंडित करेंगे, तो भगवान का दंडित करेंगे। फिर आपकी सरकार क्यों है? आप क्यों उप मुख्यमंत्री हैं? आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? ये कहना थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगता है। और इस बात की चर्चा लगातार जनचर्चा बनी हुई है कि आखिर में पाठक जी ने ऐसा बयान क्यों दिया। पाठक जी ये कहते हैं कि एक कमेटी बनाई जा रही है, उस कमेटी का जल्दी ही निर्णय आएगा और जो दंडित होगा उसको हम, जो भी दोषी होगा उसको हम दंडित करेंगे। दोनों में बहुत अंतर है जी। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि चाहे शंकराचार्य जी हो, राहुल गांधी के बारे में जब इन्हीं शंकराचार्य जी ने कहा था वो हिंदू नहीं है, कौन कौन से शब्द जो असंवैधानिक शब्द थे
वो बड़े बड़े नेताओं ने, कांग्रेस के ने शंकराचार्य जी के बारे में बोला। इन्हीं शंकराचार्य जी ने कहा था कि मंदिरों पर एससी ओबीसी के महंत नहीं रहेंगे, पुजारी नहीं रहेंगे, ये हमारे शास्त्रों में वर्णन है। तब समाजवादी पार्टी और बसपा के लोगों ने शंकराचार्य जी के बारे में क्या नहीं बोला। तो मुझे तो वो ऐसा नहीं है कि लाठीचार्ज वाला कोई भी भी राजनीतिक दल किस्सा याद आता है शंकराचार्य सुनील को जी। वो गणेश विसर्जन का ही कोई त्योहार था, लाठीचार्ज वाला भी वो किस्सा मुझे याद आता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। नहीं, मैं वही कह रहा हूं। तो मुझे नहीं लगता कोई भी राजनीतिक दल इससे कोई अछूता रहा है कि जिन्होंने शंकराचार्य जी का या अन्य साधु संतों का सम्मान नहीं किया। क्या इंदिरा गांधी जी की सरकार के रहते हुए गोलियां नहीं चली थी संतों पे? क्या लाठीचार्ज नहीं हुआ था दिल्ली में? जी। तो ये कहना थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगता है कि जो भी राजनीतिक दल कह रहे हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर था कि भारतीय संस्कृति के जो मुद्दे और हिंदुत्व के जो मुद्दे भारतीय जनता पार्टी उठा रही थी लगातार, और लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। 30-35 साल का रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश की राजनीति में टूटा, जो दोबारा किसी राजनीतिक दल की सरकार आई हो। ये अपेक्षा उत्तर प्रदेश की जनता नहीं कर सकती थी, जबकि मुख्यमंत्री के पद पर बैठा हुआ खुद संत हो। तो ये चर्चा का विषय है। अभी चर्चा का समाधान भारतीय जनता पार्टी को करना है, मुझे और आपको तो नहीं करना। हम और आप लोग तो खुल के कह सकते हैं कि सब चर्चा क्या चल रही है, क्योंकि कभी कभी मौखिक सामने बातें नहीं की जा सकती। दूसरा रहा यूजीसी का प्रकरण। यूजीसी का प्रकरण भी इतना गंभीर है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के पसीने छूट रहे हैं, और इसलिए छूट रहे हैं कि 2018 में सबको याद होगा जब माननीय उच्चतम न्यायालय का एक आदेश दलितों को लेकर के आया था, तो पूरे देश का दलित सड़कों पर था। और इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश को पलटा था। और जो भी यूजीसी प्रकरण पर या तो माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश आता है और जो वर्ग उसको स्वीकार नहीं करेगा, उस वर्ग की प्रतिक्रिया क्या होगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब 2018 फिर दोहराया गया तो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी के लिए आगे कुआ पीछे खाई जैसी स्थिति होगी, और वो चुनाव में उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ठीक है गौरव मिश्रा जी, देखिए लगातार अब ये चीजें तो साफ हो रही हैं कि जो ये मुलाकात है ये आने वाले चुनाव की रणनीति को लेकर कहीं ना कहीं एक नैरेटिव के तौर पर सेट करने के लिए की गई है। विनय सिंह जी कह रहे हैं कि हमारे पास पीडीए है, उपाध्याय जी कह रहे हैं कि हम एक साथ सबको लेकर चलने वाली राजनीति पर विश्वास रखते हैं, जबकि बीजेपी तो फूट की राजनीति कर रही है। शंकराचार्य जी पर जिस तरह से अत्याचार हुआ है, इन तमाम चीजों को लेकर लगातार कहीं ना कहीं वो आपको बैकफुट पर खींच रहे हैं। बहुत मुश्किल हो जा रहा है बीजेपी के लिए गौरव मिश्रा जी ये 27 का जो चुनाव है, और खास तौर पर जैसा कि अभी सुनील कौशिक जी ने भी कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को कनेक्ट कर पाना। देखिए मैं बोलूं? जी जी बिल्कुल। अपूर्वा जी, देखिए कई विषय हैं महत्वपूर्ण रूप से यहाँ पर उठाए जा रहे हैं, विशेष करके शंकराचार्य जी का मुद्दा। देखिए सबसे पहले तो उनका शंकराचार्य का पद ही विवादास्पद है और माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है, तो इसलिए पूर्ण रूप से वो शंकराचार्य हैं नहीं। यदि शंकराचार्य उनको मान भी लिया जाए तो भी एक गरिमापूर्ण और इतने महान पद पर विराजमान व्यक्ति कैसे कानून का उल्लंघन कर सकता है? उसी प्रयागराज में वो ऐसे रास्ते को कैसे चुन सकते हैं जो रास्ता आपदा के समय, किसी परेशानी के समय उसको बंद किया गया था, उसको जबरन उन्होंने खुलवाया। और जिन बटुकों की बात हो रही है, उन बटुकों को अपने सुरक्षा कवच के रूप में आगे रखा, ये स्ट्रेटजी के तहत रखा और जानबूझ के षड्यंत्र के तहत इस तरह का वितंडा वहां खड़ा किया और उसको एक नैरेटिव के रूप में बनाया गया। और ठीक है, जिन अधिकारियों ने, जिन पुलिस वालों ने चुटिया खींची, शिखा खींची, वो तो गलत किया है, इसमें कोई दो मत है ही नहीं, और उनको दंडित भी होना चाहिए और निश्चित रूप से उसका भी परिणाम आएगा ही आएगा। लेकिन उस दंड के पहले शंकराचार्य जी का पद लेकर के जो अपने आप को महिमा मंडित कर रहे हैं मुक्तेश्वरानंद जी, जिन्होंने उद्धव की सरकार बनाने की पैरवी की थी, जिन्होंने पालघर में साधु संतों की पीट पीट करके हत्या कर दी गई थी, उसके तत्काल बाद उद्धव की सरकार बनवा रहे थे, जिन्होंने लगातार एक राजनीतिक दल के प्रवक्ता के रूप में हमेशा बयान दिया है, पॉलिटिकल बयान दिया है, जिनको धर्म से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उनकी निष्पक्षता,
उनकी जो धर्म के प्रति प्रायणता है वो कटघरे में है, प्रश्न चिन्ह है। इसलिए आम जनता को सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं, आम जनता इतना समझती है। लेकिन जो बटुकों के साथ हुआ, जिसने भी किया वो गलत किया, वो दंडित होना चाहिए, वो होगा भी। बिल्कुल, देखिए, इसमें हमको पूर्ण गौरव विश्वास जी, है। मुद्दा यही है, और ठीक है। आ जाइए पीडीए पर। पीडीए इनका क्या है? पीडीए हिंदू समाज को ही बांटने का और सत्ता प्राप्त करके काटने का हथकंडा है। क्या किया है इन लोगों ने? 2012 में जब ये सरकार बनाए तो दलितों के जिले जिले में दलितों के घर फूंक दिए गए, जला दिए गए। वही जो पीडीए में डी बैठाए हुए ना, वही लोग हैं। और पी के आ जाइए, जो पी की ये बात करते हैं, पूरे पिछड़े समाज में एक जाति विशेष का पूरा दबदबा बना करके रख दिया। पूरे उत्तर प्रदेश के संसाधनों को, सरकारी जमीनों को, खनन को पूरी तरह से खुली छूट मुरादाबादी दे करके कब्जा करवा दिया इन लोगों ने। तो इनके चाल चरित्र को जनता अच्छी तरह से जानती है, ये प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। 2024 से बहुत ज्यादा खुशफहमी जो अपने अंदर पाल रखे हैं, उसका परिणाम हरियाणा में भी दिखा, उसका परिणाम महाराष्ट्र में भी दिखा और बिहार में भी दिखा और उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में भी दिखा। इसलिए 2027 बहुत दूर नहीं है, उसमें भी परिणाम दिखेंगे और इनके असली चाल चरित्र के साथ ही ये जनता के बीच में जाएंगे। और बीजेपी एकमात्र एक ऐसी पार्टी है जो अपने गलतियों का कोर्स ऑफ करेक्शन करना जानती है, स्वीकार भी करती है और फिर जनता के बीच में जाती है और जनता का आशीर्वाद भी लेती है। सही कहा कौशिक जी ने, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ हम चुनाव हारे थे, लेकिन उसके बाद हम जीते भी, उसी जनता ने हमें स्वीकार भी किया। इसलिए मुझे कोई इस बात का कोई गुरेज नहीं है कहने में कि जो कमियां हैं उसको हम दूर कर लेंगे और जो अच्छाई है उसी के बल पे जनता के बीच में जाएंगे। और भारत का समाज बटने और कटने वाला नहीं है, इस बात के लिए निश्चिंत रहिए। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो विभाजन का कयास विपक्ष लगाता है, अरे ये नेता तो उस धारे पे चल रहे हैं, वो नेता तो उस धारा पे चल रहे हैं, ये केवल ख्याली पुलाव है। तो ख्याली पुलाव चुनाव के परिणामों में सब दब जाते हैं, उसके पहले बहुत नैरेटिव इस चीज का खड़ा किया जाता है। मुझे लगता है कि इस पर पूर्ण विराम लग जाएगा आने वाले समय में। विनय सिंह जी कुछ कहना चाह रहे थे। जी विनय सिंह जी, जवाब दीजिए। गौरव जी जिस तरीके से शंकराचार्य के बारे में अपनी अरे उन्हीं शंकराचार्य को मारे थे, पीटे थे आप लोग ना। और पता है इंटेलिजेंस की क्या रिपोर्ट थी, मैं बताऊं क्या? इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट थी, जिस कारण से पुलिस ने मारा था, वो अजय राय और अविमुक्तेश्वरानंद के ज्वाइंट ऑपरेशन, वो ऑपरेशन रिपोर्ट निकाल करके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। मैं टीवी पर नहीं बोलूंगा। इनके कृत्य सर्वाधिक हमेशा किसी न किसी आपराधिक चीजें कॉन्फिडेंशियल है तो उन्हें कॉन्फिडेंशियल ही रहने दिया जाए। ठीक है गौरव मिश्रा जी, जवाब दीजिए विनय सिंह जी। ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया हो तो हम बोले नहीं, चलिए विनय बोलिए। सिंह जी आप नॉर्मल हो, नहीं आप है ना दवा तो देंगे, दवा तो देंगे, बिल्कुल देंगे, जनता देगी, आप चिंता मत करिए। अरे जनता ने तो दवा दिया ही है 24 में, जिसको आप बता रहे ख्याली पुलाव ना, टिमटिमाते थे 2 दिया बाती लेकर के, दो सीट लेकर। चलिए अब मुद्दे पर आते हैं, शंकराचार्य के मुद्दे पर आते हैं। ठीक है, शंकराचार्य जी के मुद्दे पर आते हैं, इस मुलाकात के मुद्दे पर आते हैं। जिन संतों का खून बहाया है आप लोगों ने सड़कों पर, आज उन संतों के हमदर्द बने हैं। वोटों के लिए कितना गिरेंगे, वोट बैंक की राजनीति में कितना गिरेंगे? अब चुप रहेंगे, नहीं तब अब बोलने भी नहीं देंगे। नहीं, ठीक है, गौरव मिश्रा जी नहीं बोल रहे हैं। विनय जी अपनी बात कंप्लीट करिए। जिस संतों के खून बहाने की बात कर रहे हैं, जिस क्या कहते हैं वहाँ राम मंदिर के आंदोलन की बात कर रहे हैं, शर्म नहीं आती है इन लोगों को? अरे बेशर्मी भी कितनी होती है। वहीं पे नृपेंद्र मिश्रा को इन्होंने अध्यक्ष बना करके रखा, उसी न्यास का जो है अध्यक्ष बना करके रखा है। और उसके बाद हमारे नेता स्वर्गीय मुलायम सिंह जी को इन्होंने ही पद्म भूषण दिया। उसके बाद इस तरह की बातें करते हैं, कुछ इनका दीन और ईमान कुछ है ही नहीं है। ये सत्ता के लिए कहीं भी गिर सकते हैं। नृपेंद्र मिश्रा का नाम बार बार चर्चा में लिया जा रहा है। विनय सिंह जी देखिए, नृपेंद्र मिश्रा का नाम बार बार चर्चा में लिया जा रहा है, जबकि खुद मंच पे चढ़ के मुलायम सिंह जी ने कहा था कि 16 क्या हम तो और खून बहा सकते थे। ये उनका बयान था, ये उनका बयान था। मैं किसी नृपेंद्र मिश्रा के बयान को लेकर यहाँ पर नहीं जा रही। नहीं, एक मिनट, कोई बीच में नहीं बोल रहा है, कोई बीच में नहीं बोल रहा है। एक मिनट विनय सिंह जी, नृपेंद्र मिश्रा ने क्या बोला क्या नहीं बोला, मैं उस पर नहीं जा रही। मैं उस पर जा रही हूँ जो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने बोला। वो अधिकारी का जवाब भी प्रमुख सचिव थे, ठीक। जब बॉर्डर पर एक अधिकारी आप कहते हैं कि जो तुम्हें उचित लगे करिए, उसके वहां अधिकारी बॉस होता,
और यहाँ पर अधिकारी का मतलब आप शून्य कहते हो सारा कुछ मुख्यमंत्री, ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। तो अगर ऐसा था तो फिर मुख्यमंत्री को मंच पे चढ़ के ये बोलने की क्या जरूरत थी? मुख्यमंत्री को मंच पे चढ़ के ये बोलने की क्या जरूरत थी? और मुझे अगर मैं गलत हूं तो मुझे रोकिएगा। ये जो कार्यक्रम था ये शायद अपर्णा यादव का कार्यक्रम था, उनका मंच था, वहां पर पहुंचते हैं मुलायम सिंह यादव और फिर वो ये बयान देते हैं। बचाने के लिए उन्होंने कहा, देश को बचाने के लिए, प्रदेश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हमें जो भी बन पड़ता हम करते हैं। नहीं है, जो भी मन पड़ता है ये नहीं। उन्होंने कहा कि अगर 16 की जगह हमें और खून बहाने पड़ते तो हम बहाते। क्यों झूठ बोल रहे हैं? इन्होंने आज तक झंडा नहीं लगाया, आज वंदे मातरम की बात। अरे झंडा नहीं लगाया, क्या नहीं करा वो बात छोड़ी ना। नृपेंद्र मिश्रा का मुद्दा आप लेकर आए, नृपेंद्र मिश्रा का मुद्दा आप लेकर आए। ये देशद्रोही लोग हैं, देश को बेचने वाले लोग हैं, जो बराबर सदा वस्त्रम गाते रहे, वंदे मातरम का गाना भी नहीं जानते थे। आज ये देश की बात करते हैं, आज ये वंदे मातरम की बात करते हैं, आज ये तिरंगे की बात करते हैं। जिनका कोई योगदान नहीं रहा, जो दिहाड़ी पर जिए हो अंग्रेजों की, वो बात करेंगे देश का। एक भी नाम बता दे। आप वंदे मातरम वाले हैं तो सुना दीजिए 4 लाइन वंदे मातरम। चलिए ठीक है, हमारे टीचर हो, ठीक है, एक मिनट। नहीं, अब उपाध्याय जी से सवाल है। आपको नहीं पता होगा, समझे? एक मिनट रुक जाइए, बच्चन उपाध्याय जी से सवाल है। पूछोगे, अभी लगेंगे सुनाना तो हेकड़ी बंद हो जाएगी। अरे नहीं विनय सिंह जी, ये शब्द मत इस्तेमाल करिए, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिए, प्लीज ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। क्या कौन किसकी यहाँ हेकड़ी बंद कर रहा है, ये चीजें मत करिए सर प्लीज। कहा गया है, जदा जदा ही अधर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदातिमानः सृजामयं परित्राणाय साधूनां विनाशाय। तुम लोग का अब अंत निश्चित है। जो धर्म पर प्रहार करते हैं ऐसे अधर्मियों का अंत निश्चित है। अब वो समय आ गया है। ठीक है विनय सिंह जी, मैं लौटूंगा आपके पास। अब रुक जाइए। एचएन उपाध्याय जी से सवाल है। एचएन उपाध्याय जी, क्या लग रहा है अब 2027 के लिए जो ये पूरी मुलाकात है, जो माइक्रो प्लानिंग है, वो तो बीजेपी ने बहुत पहले से शुरू कर दी है, आप समाजवादी पार्टी के साथ है, कोई कुछ विचार हो रहा है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, कोई चर्चा चल रही है, कैसे उतरना है मैदान में, क्या करना है? उपाध्याय जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, तो मेहमानों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल यहाँ पर मेरी सहयोगी वर्षा से मैं यहाँ पर लेना चाहूंगी। वर्षा, देखिए मुलाकात के बाद तो कयास बहुत सारी चीजों को लेकर लगातार नजर आ रहा है। अब जो ये संगठन और सरकार के बीच का जो ये तालमेल है, ये क्या लग रहा है, ये आने वाले चुनाव के लिए एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, या फिर कार्यकर्ताओं को कोई विशेष संदेश दिया गया हो इस मुलाकात के बाद? देखिए, जो मुलाकात हुई है ये बिल्कुल नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि 27 की तैयारी है और जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत की जब भी मुलाकात होती है तो एक नैरेटिव सेट किया जाता है कि आखिर किस चीज के मुद्दे पर बात की गई है और किस तरीके की तैयारी रखी जा रही है। 2027 की जिस तरीके से तैयारी की बात लगातार की जा रही है, ये माना जा रहा है कि मोहन भागवत लगभग अपने 2 लाख कार्यकर्ताओं को इस बार उत्तर प्रदेश में उतारेंगे और हर तरीके से वो बीजेपी के साथ खड़े होते हुए नजर आएंगे। तो एक बड़ा नैरेटिव सेट हो चुका है कि आखिर इस बार जो कांटे की टक्कर है वो बीजेपी अपने साथ संघ को लेकर चल रही है, वही दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी अपने पूरे पीडीए की राजनीति जो है उसको लेकर चल रही है। तो इस बार की मुलाकात को लेकर चर्चाएं तो हो रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये माना जा रहा है कि आखिर ये मुलाकात 27 में क्या कारगर साबित होगी कि नहीं। आखिर 27 का ही लक्ष्य है उत्तर प्रदेश का कि 27 में क्या रखा जा सकता है, क्या किया जा सकता है। और हर बार जब मोहन भागवत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच मुलाकात होती है तो इस लक्ष्य के बारे में चर्चा होती है और यही लक्ष्य 2027 में देखने को मिलेगा कि आखिर किस तरीके की तैयारी है। देखिए, ग्राउंड लेवल पे तैयारी ये माना जा रहा है कि संघ शुरू कर चुका है, बीजेपी अपनी तैयारी जरूर कर रही है, लेकिन संघ की जो तैयारी है वो अलग लेवल पर देखती हुई नजर आने वाली है, क्योंकि बहुत ही अंडरग्राउंड रूप में संघ अपनी तैयारी करता हुआ नजर आता है। किसी को पता नहीं चलता है, लेकिन वो चप्पे चप्पे पर बैठे होते हैं कार्यकर्ता और चप्पे चप्पे पर उस तरीके की चीजें चलने लगती है। तो अब जो जिस तरीके से इस राजनीति में वार पलटवार और सारी चीजें चल रही हैं, उसको लेकर ये साफ माना जा रहा है कि अब
जब ये मुलाकात हुई है, इस 40 मिनट की मुलाकात में, उसमें केवल एक अहम मुद्दा रहा है, वो है 27 की तैयारी। और जितने भी मुद्दे रहे हैं वो क्योंकि करंट सिचुएशन से कनेक्ट करता है हमेशा चुनाव, और जिस तरीके से ये मुद्दे आगे बढ़ाए जाते हैं, ये आने वाले चुनाव में कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं पैदा कर सकते हैं, इसको लेकर सबसे ज्यादा विशेष ध्यान दिया जाता है। जैसे अगर शंकराचार्य का मुद्दा है, यूजीसी का मुद्दा है, तो क्या ये मुद्दे आने वाले चुनाव में कहीं दिक्कत कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो इन मुद्दों से कैसे निकला जा सके, इन सभी मुद्दों पर चर्चा जरूर मोहन भागवत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच में हुई है, क्योंकि इन सभी मुद्दों को किसी भी तरीके से विपक्ष की तरफ से जब उठाया जाता है तो जाहिर सी बात है पक्ष अपनी तैयारी करता है। तो इस मुलाकात में इन सभी मुद्दों पर सवाल रखे गए कि आखिर यूजीसी का मुद्दा जो लगातार उठाया जा रहा है, जिस वोट बैंक के बारे में, बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि वोट बैंक, जो बीजेपी का बड़ा वोट बैंक है वो श्रवण समाज का है, तो जाहिर सी बात है वो वोट बैंक तो नहीं खिसक जाएगा यूजीसी की वजह से। फिर दूसरा मुद्दा शंकराचार्य को लेकर उठा। शंकराचार्य के मुद्दे को लेकर लगातार विपक्ष की तरफ से हवा दी जा रही है, तो ये भी डर है कि शायद कहीं ये इतनी हवा तो नहीं चल जाएगी कि 27 में इस हवा की वजह से बीजेपी सरकार गिर सकती है। तो इन सभी मुद्दों पर मोहन भागवत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच में डिस्कशन भी हुआ, और ये माना जा रहा है कि इन सभी मुद्दों पर किस तरीके से अपना पक्ष रखना है जनता के बीच में, ये भी डिसाइड किया गया है। तो अब 27 की रणनीति इन्हीं सब मुद्दों पर ही डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ा जाता है, क्योंकि ये छोटे छोटे मुद्दे कब बड़े हो जाते हैं और बड़े होने के साथ साथ राजनीतिक गलियारों में बदलाव हो जाता है, ये किसी को नहीं पता चलता है। तो यही मुद्दे हैं जिन पर लगातार विचार किया जा रहा है, और विचार करने के साथ साथ फिर से पार्टी को मजबूत करना। मेहमान सभी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। मैं चाहूंगी कि चूंकि वक्त की भी कमी है तो एक संक्षेप में, एक क्लोजिंग कमेंट में सभी मेहमानों से यहाँ पर ले लूं। सुनील कौशिक जी, क्या लग रहा है अब ये जो पूरी मुलाकात है, इसको लेकर सरकार और संगठन के बीच का कोई गैप था जिसे भरने की कोशिश की जा रही है, या फिर अब आगे साथ में जो एक चुनावी स्ट्रैटेजी है वो बनता हुआ आप देख पा रहे हैं? सर, आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। फिर तो कुछ टेक्निकल इशू चल रहा है, इस वजह से सुनील कौशिक जी की आवाज मुझ तक पहुंच नहीं पा रही है। लेकिन अब चूंकि वक्त भी इतनी इजाजत दे रहा है, इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करना होगा। तो सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, गौरव मिश्रा जी, विनय जी, एचएन उपाध्याय, डॉक्टर सुनील कौशिक जी और हमारी सहयोगी वर्षा शाही हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, ये मुलाकात कई मायनों में और कई मतलब निकल के सामने आ रहे हैं। पहला मतलब तो ये निकल के सामने आ रहा है कि क्या सरकार और संगठन के बीच कोई गैप था, कोई खाई थी जिसे भरने की कोशिश की जा रही है, या फिर ये जो मुलाकात है, सरकार और संगठन अब एक साथ मिलके 27 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि लगातार विपक्ष का जो पीडीए है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ मैदान में है, तो वहीं बसपा भी काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है, मायावती भी काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है चुनावी गलियारों में। तो क्या बीजेपी को ये जो चुनौती है, ये बहुत ज्यादा बीजेपी पर हावी हो रही है? ये तमाम चीजें हैं, ये तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर अब उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो फिलहाल 360 डिग्री घूमती हुई नजर आ रही है। इस मुलाकात के क्या मायने हैं और इसका कितना इंपैक्ट हमें आने वाले चुनाव में या आने वाले दिनों में नजर आएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल मेरे साथ आज की इस बहस में बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।